सबसे पहले जय कुमार इंफ्रा यहाँ पर नजर रखिएगा। इन्हें मुंबई से कुछ 1020 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिले हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उन्होंने आर्टिसनल पिंक वोडका ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल की है। एल&टी यहाँ पर देखें तो उन्होंने जॉन कॉकरेल एनर्जी ये क्या शामिल की? एडिशनल आर्टिसनल पिंक वोडका। आर्टिसनल बंसल जी आगे होंगे। देखो, आपको क्रिकेट की नहीं पता थी तो मुझसे पूछा ना। यस, इसके बारे में पता है? नहीं, पूछो बंसल जी से। बंसल जी जरा बताइए आशीष को। आशीष इज कंप्लीटली टी टोटलर। यस। अनिल जी, मुझे तो इतना मालूम है, इसकी जो बोतल है ना अनिल जी, बहुत प्यारी सी बोतल है, हमारा नाम का कुछ लिखा हुआ है। और वो बोतल देख के अनिल जी पुराने टाइम का मतलब कि वो तरल पदार्थ आता था ना अनिल जी, रो अफ़ज़ा टाइप शेप की जो कॉपीज निकली थी, अच्छी सी अनिल जी, फैंसी सी अनिल जी बोतल है अनिल जी, इतना मुझे मालूम है। टेस्ट अनिल जी मेरे मित्र कुणाल जी ने करवाया नहीं मेरे को, तो आई हैव नो आइडिया अनिल जी। कुणाल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाह रहे हैं जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, भाई आर्टिसनल पिंक वोडका का तो नहीं पता है, लेकिन आर्टिसनल पिंक टी अनिल जी जरूर मैंने कुछ समय पहले पी थी। अच्छा। वो अनिल जी बिल्कुल वो एक कलाकृति की तरह है। हाँ। एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूँ अनिल जी, ये जो बंसल जी ने पॉइंट उठाया बहुत सही है कि जहां पर भी अनिल जी पैकेजिंग बहुत सुंदर होती है तो आमतौर पर अंदर का माल जो है वो थोड़ा कमतर ही होता है। तो ये मेरा अनुभव रहा है। तो जब अगर अनिल जी आप बहुत अच्छी चाय की पैकिंग हो तो अंदर की चाय उतनी दमदार नहीं होती, और जहाँ पैकिंग एकदम सादी सी होती है वहीं पर चाय दमदार होती है। अरे भाई साहब, आपने क्या बात की। जो टपरी में साइड में वो कटिंग चाय अदरक वाली पीने का जो आनंद है, कड़क वाली एकदम कम दूध वाली, हाँ, वो 5 स्टार में कहा। हम अभी थोड़ी देर में सेठी साहब जुड़ेंगे, उनसे पूछना अगर आपको एकदम ठंडी सी चाय मिले जिसमें कोई स्वाद ना हो और मतलब ऐसा न कड़क हो, तो आप समझ जाइए कि आप 5 स्टार होटल में हैं। तो ये पहचान ही 5 स्टार होटल की है। ये सबसे बेस्वाद चाय वहीं जाकर मिलती है ना? तो बिल्कुल आपकी जिज्ञासा शांत हो चुकी होगी सर। बताइए, आगे बताइए। और इसके अलावा अगर आप देखें सर, एल&टी यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि जॉन कॉकरेल एनर्जी के साथ इन्होंने सोलार पावर टेक्नोलॉजी के लिए करार किया है। और बाजार खुलने के बाद टाटा स्टील लगातार रोज यहाँ पर सौदे देखने को मिल रहे हैं। और आज भी अगर आप देखें तो करीब 41,70,000 शेयरों के कई सौदे हुए हैं। ओके, ठीक है। तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स जिस पर कि आज फोकस रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब एक्सपर्ट हैं हमारे साथ राकेश बंसल जी हैं, कुणाल सरावगी, और पैनल पर सचिन जी हैं, सिद्धार्थ सिधानी और आशु मदानी सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस बीच देखिए, मिड कैप स्टॉक 900 अंकों की तेजी मिड कैप इंडेक्स में अब आ चुकी है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 270 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिली। डीज हाई पर बाजार इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। सर, अच्छी मजबूती है। इस बीच आशु सर, ये जो तेजी नजर आ रही है बाजार में, सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त मार्केट पर? स्ट्रैटेजी बिल्कुल पूजा जैसी चल रही है। हमने बहुत सारे स्टॉक शेयर किए। लास्ट वीक आपको ध्यान हो 7 स्टॉक्स की हमने एक PSU बास्केट बनाई थी और वो बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन मुझे लगता था एक बार हमारे को 23,300 और 23,500 के बीच में एक कंसोलिडेशन आएगा, बट आज का मूव जो 23,500 को भी ऊपर लेके गया है, थोड़ा सा मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन है। ऑनेस्टली इतना मूव नहीं सोचा था, बट स्टॉक स्पेसिफिक जो PSU बास्केट है, मुझे लगता है कि पूजा वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है। और भी 2-4 स्टॉक्स हैं उसके अंदर, जैसे हमने वेदांता अलग से शेयर किया था। L&T का मैंने 2 कॉल इसी महीने में दिए कि L&T एक स्टॉक है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। 300 रुपए की मूव उसके अंदर आई। हिंडाल्को वगैरह सब ने परफॉर्म किया है। मेरा मानना है कि एक बार हमारे को यहाँ पे कुछ 50% प्रॉफिट स्टैगर्ड या एक जो पार्शियल कहते हैं उस तरीके से बुक करना चाहिए, और जो डिप आए उसमें वापस वही स्टॉक्स दोबारा लेने चाहिए। अब क्या है कि पूजा एक वन साइडेड मूव तो आ गया है, मार्केट में कोई दिक्कत भी नहीं लग रही है, मार्केट ठीक भी लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग इज आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन एज ए डिसिप्लिन। लेकिन ये स्टॉक्स जो आइडेंटिफाइड है यही रहने चाहिए, और इन्हीं स्टॉक्स में लिया बेचिए अगर हम करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया हमारे को मिलेगा। मतलब अगर आज मैं बेचूं, अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास और होंगे स्टैगर्ड में, नीचे जाएगा तो मुझे यही स्टॉक्स दोबारा लेने हैं जो हमने NTPC, REC, PFC, बेल, हल, कोल इंडिया, वेदांता सबकी बात की। तो इन्हीं स्टॉक को आइडेंटिफाई करके बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है, पार्शियल बुकिंग करनी चाहिए, और ऊपर जाए तो और पार्शियल बुक करेंगे, नीचे जाएगा तो जो हमने पार्शियल बुक किया, इसी स्ट्रैटेजी से हम अपने क्लाइंट्स को, हमने जो 2 बास्केट शेयर किए हम कर रहे हैं और कंटिन्यू रखनी है तेजी। एक और नया स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है पूजा, अगर आप कहेंगे तो मैं शेयर कर लेता हूँ। जी सर, बताइए कौन सा स्टॉक है? पहले सर, इससे पहले आप स्टॉक बताएं आशु सर के लिए बिगुल।
बताइए। पूजा, ये स्टॉक बैन में है, डिलीवरी लेनी है, और ये मुझे याद है ये आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जब चलना शुरू हुआ था तब भी इसकी फितरत रहती थी, और कम से कम नहीं तो मैंने 10-15 बार तब भी रेकमेंड किया था कि बैन में लेना है, बैन के बाद बेचना है, बैन में लेना है, बैन से निकलने के बाद बेचना है। तो अगर ये बैन में नहीं होता तो मैं इसकी स्ट्रैटेजी देता, लेकिन ये बैन में है, इसलिए मैं बोलूंगा कि डिलीवरी बाय करनी चाहिए हिंद कॉपर की, जिसका भाव 236-37 रुपए चल रहा है। 220 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ से 270 टू 280 290 तक की मूव भी इसमें आ सकती है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि बैन में है, ऐसे स्टॉक्स में बैन में इस तेजी में लेने चाहिए, क्योंकि जब बैन से हटता है तो एक मूवमेंट आती है, हमने बाकी स्टॉक्स में भी देखा, और ये फितरत इस स्टॉक की बहुत पहले से चल रही है। जब ये मूवमेंट आई थी और एक बहुत ऊपर से करेक्शन भी आ गई, तो मुझे लगता है कि एक रीजनेबल भाव है, डिलीवरी रहेगी। अगर स्टॉप लॉस 220 का है, बट अगर किसी वजह से चलते मार्केट नीचे भी आ जाए तो मुझे घबराने और डरने की बात नहीं लगती इस स्टॉक के अंदर। तो हिंद कॉपर वो स्टॉक है जिसमें डिलीवरी लेनी चाहिए, 220 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और एनीथिंग बिटवीन 270 टू 290 इज इट टारगेट। तो हिंद कॉपर में खरीदारी करने की सलाह है। 272, 280 और 290 इन लेवल्स तक तेजी यहाँ पर आ सकती है। चलिए, एक और बिगुल की फरमाइश आई है यहाँ पर सिद्धार्थ जी की तरफ से। उनके लिए बिगुल सिद्ध के सुपरहिट। सिद्धार्थ जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। बैंकिंग स्पेस ऑफ कोर्स ये मार्केट का जो अंडरलाइन बेस स्ट्रॉन्ग जो बना वो बैंकिंग के कारण, और बैंकिंग में आईसीआईसीआई और कोटक ने तो अच्छा परफॉर्म किया। अब जो फॉलो अप हो सकता है वो एक्सिस बैंक पे, तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकता है 1130 का 1130, फॉलोड बाय 1310। 1310 के जो टारगेट्स है वो 6 से 8 महीने लग सकते हैं। विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2020 से हम लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स को, निवेशकों को 10 लाख करोड़ के आसपास के लोन बुक साइज, 1.9% का करीब का आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स FY27 का, 3 साल के एनआईआई ग्रोथ CAGR काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बिजनेस आउटगोइंग ग्रोथ 4 to 6% दिख रहा है। साथ ही साथ मैनेजमेंट काफी अजाइल, डीपर ब्रांच पेनिट्रेशन, और सबसे बड़ी चीज की जो सिटी बैंक का जो एक्विजिशन किया गया है, ये जो सैलरी फ्रेंचाइज सब सेगमेंट को जो किया गया है, यहाँ से भी बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। 13% के लोन ग्रोथ CAGR उम्मीद कर सकते हैं। एक्सिस बैंक 1130 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1310 का पोजिशनल। 1130 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट टर्म में खरीदें एक्सिस बैंक, 1310 का लॉन्ग टर्म टारगेट। और आइए स्टॉक जान लेते हैं कौन सा है बंसल जी की पसंद का बेमिसाल बंसल। बंसल जी फरमाएं सर। अनिल जी फरमाने को बोला है तो वो L&T फाइनेंस होल्डिंग, अनिल जी सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, और वो जो बर्जर पेंट खड़े चम्मच की तेजी वाला स्टॉक अनिल जी वो भी एकदम गेयर अप हो रहा है, तो बड़े अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। और अभी जिसको खरीदना है, ये इसको भी मैंने रिकमेंड करा हुआ अनिल जी सुबह पिक ऑफ द डे पर, और मेरे मित्र कुणाल जी ने भी रिकमेंड करा हुआ है। अब एकदम नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। दाम चल रहा है, प्राइस चल रहा है 69 रुपीज 81 पैसा का। नाम है NMDC। 67.5 का लगाना है स्टॉप लॉस, और 74-75 के टारगेट के लिए NMDC पर खरीदारी की राय है। एक बड़ा ब्रेकआउट NMDC के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। ओके, NMDC खरीदने अभी आशु सर ने हिंदुस्तान कॉपर खरीदारी करने की राय दी है। मेटल शेयरों में बढ़िया तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में आप NMDC में भी खरीदारी कर सकते हैं। ये राय बंसल जी की। आइए, सचिन जी भी है तैयार और बिगुल भी है तैयार BTS डबल टी वाला। सचिन जी फरमाएं सर। जी, गुड आफ्टरनून पूजा, गुड आफ्टरनून टू ऑल दी पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर पावर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। जिस तरीके से ये सारे स्टॉक्स अभी फिलहाल परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी एक्सटेंडेड मूव अनफोल्ड हुई है। तो यहाँ पर IEX में भी मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के सेशन में, उसका एक फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था, उसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 190 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर IEX में अभी भी मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 175 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 186 का, फाइनल टारगेट होगा अराउंड 192 का। खरीदारी करनी है IEX के फ्यूचर्स में। एक के बाद एक बेहतरीन कॉल्स आ रहे हैं। स्टॉप लॉस 175, टारगेट 186,
IEX में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए सचिन जी की है। आइए, कुणाल जी भी लेफ्ट आउट फीलिंग में आते हुए दिख रहे हैं। फोमो है, बिगुल है, कुणाल के कोहिनूर। कुणाल जी, आपको भी कुछ पसंद आया है? अरे जी, सबसे पहले तो मुझे आपका एनालिसिस पसंद आया वाह। जी। ये जो आप मन के भाव पढ़ लेते हैं और बाजार के भाव तो आप समझते ही हैं जी, मन के भावनाएं भी समझ लेते हैं जी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फोमो हो ही रहा था मुझे बिल्कुल। और उसी के चलते जी, लेकिन एक बहुत जबरदस्त कॉल सामने आई है। वेरी नाइस, बताएं अनिल सर। जी, जहाँ चाह होती है वही राह निकलती है। तो एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा आपके है केस में अलग है। REC में। अरे लगातार आपके power- केस में अलग है, एक में है जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है, ऐसा नहीं है। जहाँ चाय होती है वहाँ आपकी राह निकलती है। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। राइट। अनिल जी, चाय के साथ तो राय निकलती है अनिल जी। चाय पर राय। सलाह राय मशवरा में देता हूँ, हाँ। चाय के साथ निकलती। अब वो चाय पर चर्चा हो चुकी है पुरानी। कुणाल जी देंगे चाय पर राय। जी कुणाल जी फरमाइए। जी। तो अनिल जी, मेरी राय है कि खरीदारी करनी चाहिए REC में। REC में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। नीचे के लेवल्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। अब लगातार फार्मा स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। अभी सचिन जी ने भी खरीदारी की राय IEX पर दी, जिस पर पहले मैं खरीदारी की राय दे चुका हूं। REC में फ्रेश ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि जो मोमेंटम यहां बन रहा है, ये स्टॉक 480 485 की ओर बढ़ रहा है। इन स्तरों पर बाय करके यहां पर चलना चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 434 रुपए पर 434 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 457 का, इवेंचुअल टारगेट 468 का। तो 468 रुपए के लक्ष्य के लिए REC पर खरीदारी करें। बहुत बढ़िया। तो REC खरीदे, ये है राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। और हमारा ये भी नए साल के पिक के तौर पर रहा हुआ है। ये स्टॉक हमें है बेहद पसंद, बार बार लगातार हमारी रिकमेंडेशन, और बढ़ने में हमेशा पावर स्टॉक सबसे आगे है। आइए, वेल्थ क्रिएशन हफ्ता चल रहा है और आज की वेल्थ क्रिएशन पिक देने के लिए तैयार है हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज से विकास सालुखे साहब। मेरा वेल्थ क्रिएशन स्टॉक जो है वो है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो में हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक अच्छा पुल बैक रैली देखा है विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ। यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने मिल रहा है और 50 DMA के ऊपर ये सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 570 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 660 के आसपास के टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिलेगा वो है 530 का, जो उसके 50 DMA का है। तो 530 के स्टॉप लॉस से चेन्नई पेट्रो को बाय करना है 660 के टारगेट की। बिल्कुल। तो ये है आज का वेल्थ क्रिएशन पिक चेन्नई पेट्रो विकास जी की तरफ से। टारगेट 660 का और 530 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी करने की सलाह आपके लिए। लेकिन इस बीच इरेडा देखिए, यहाँ पर काफ़ी शानदार तेजी और अपर सर्किट लग चुका है स्टॉक में। ये भी आपको रिकमेंड किया गया था आखिरी शो में से, आपने आज का हीरो में इसको सुझाया भी था और काफ़ी टाइमली इसको आइडेंटिफाई किया था। वहां से भी शानदार तेजी इस पर देखने को मिल रही है इरेडा के स्टॉक में। मार्केट में बन रही है पूजा। देखिए, निफ्टी 22,700 के पार, 23,700 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। 1.5% की तेजी, 350 पॉइंट का बड़ा उछाल निफ्टी में हो चुका है। और बैंक निफ्टी 21,750, 52,700 वाला आदत अभी तक। ठीक है, कोई बात नहीं, एक हफ्ते में ना धीरे सब समझदार को इशारा काफी है। हाँ, जब 23 से 22 आया तभी तो हम कितने दिन 23 23 कर रहे थे। बिल्कुल, अल्टीमेटली वो पीछे वाला इंपॉर्टेंट है। 700, 800, 1000 ठीक है, थोड़ा लाइफ में एडजस्ट करना चाहिए। तो हाँ, आज पढ़ते पड़ेगी। और क्या जब तक डाले 21 के बाद 22 के डाले, 22 के बाद 24 भी आ जाएगा। हाँ, 24। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। बस आप ज्यादा देर तक घूरे ना बाजार को। 23,700 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी 350 पॉइंट की तेजी के साथ बहुत ही बढ़िया एक्शन है। और 51,750 पर पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी 2.25% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर बनता दिख रहा है। 6 फरवरी के बाद अब ये लेवल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं वापस से, जो आपके सामने है। अब 23,800 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी आपको करता हुआ दिखेगा। आइए, स्टॉक्स पूरे एक्शन में और उन्हीं पर करते हैं फोकस। सेठी साहब भी वैसे कार्यक्रम में शामिल होने को तैयार है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ सेठी साहब भी। उनसे भी जानेंगे कि उनकी पसंद की शेयर कौन से। लेकिन इरेडा जो 10% के ऊपरी सर्किट पर, एक बार उसी पर सचिन जी से राय ली जाए। सचिन जी, चार्ट देखिए, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए इस स्टॉक का?
सीक्वेंस तो यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम की रही है, बट जिस रफ्तार से इसने 140 से 170 तक की जर्नी ली है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 174 के आसपास का ही है। अगर ये पार हो जाता है तो मुझे लग रहा है 200 तक का एक नेक्स्ट लेग यहाँ पर अनफोल्ड होगी। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टाइट स्टॉप लॉस इनफैक्ट 164 के आसपास प्लेस करना चाहिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो पोजीशंस को हल्का करे, अगर ये सस्टेन हो जाता है 174 के ऊपर तो आई थिंक लगभग 200 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो सकती है। है इरेडा पर आपके लिए राय। आइए, सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है इस वक्त, लेकिन तब तक आइए कुणाल शाह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मेरे एसेट एलो शेर खान से। कुणाल जी, एक बार राय आपसे HAL पर लेना चाहता हूँ। आज 4100 के पार निकला है, कैसे देखते हैं स्टॉक पर, क्या है आपकी राय? जी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। फर्स्टली HAL पे आपने जैसे बात किया, हमने लास्ट 4-5 सेशन में डिफेंस पे देखा कि बहुत अच्छी तेजी हुई है। HAL आप देखोगे कि 3500 वाला 4000 हो गया 3-4 दिनों के अंदर। तो तेजी काफी शानदार रही है। जो नेक्स्ट लेवल मैं देख रहा हूँ हाई लेवल्स पे वो 4200। यहीं से हमने देखा था कि करेक्शन स्टार्ट हुआ था 3100 तक का। तो मुझे लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस जोन है वो टेस्ट करने आएगा। 4200 ऑलरेडी 4100 के आसपास चल रहा है, तो और 100 पॉइंट ऊपर की अपसाइड है। आई थिंक वहाँ एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन आपको मिल जाएगा स्टॉक में, और वहां से मैं वापस एक डाउनसाइड या एक पुल बैक देख सकता हूँ स्टॉक। आपके फेवरेट EMS स्टॉक फिर से एक्शन में आ रहे हैं आज, स्पेशली डिक्सन 4.5% की मजबूती दिखाता हुआ। जरा राय दें डिक्सन पे, या कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो। सिद्धार्थ सेठानी साहब। जी, डिक्सन तो एकदम पसंद है ही, और डिक्सन तो हमें लगता है कि EMS इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। बट इसके साथ में ये टॉपिक तो है ही, इसके साथ में आप दूसरी कंपनियों पे भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि अंबर एंटरप्राइजेस हो गया, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो मिड कैप समूह में जो स्टॉक है वो सबसे बेहतरीन लग रहा है अभी मुझे। तो मैं मानता हूँ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट फॉलोड बाय अंबर एंटरप्राइजेस, और डिक्सन तो सदाबहार है ही। तो ये पूरा ही स्पेस काफी उम्दा हो सकता है। इनफैक्ट ये करीबन 25-30 बिलियन डॉलर का जो स्पेस है, ये मल्टीपल्स हो सकता है आने वाले 10 सालों में। तो ऑफकोर्स ग्रेजुअल ग्रोथ है, बट ग्रोथ बहुत जोरदार है, वॉल्यूम्स बहुत बड़े हो रहे हैं। तो ये स्पेस में आपका कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में अलोकेशन जरूर होना चाहिए। तो अगर स्टॉक चुनना चाहे तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन, अंबर एंटरप्राइजेस, ये कुछ में इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप तेजी करके चल सकते हैं। इस बीच एक और बिल्कुल की फरमाइश आई है सचिन जी की तरफ से, BTS डबल टी। सचिन जी बताइए। पूजा जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट्स पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से निफ्टी में मूवमेंट हुई है, वोलेटिलिटी में भी एक काफी अच्छी जंप हुई है, एंड जिस तरीके से 20% की विक्स में बदलाव है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल भी नजर आ रहा है। एंड वहां पर SRF की जिस तरीके से चाल रही है पिछले 4 दिनों से, ये लगातार अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, बट 3000-3050 के आसपास इसमें थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी SRF के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 3055 पे लगाना है, एंड हो सकता है कि लगभग अराउंड 100 पॉइंट का एक ड्रॉप आ सकता है। तो 2910 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी SRF के फ्यूचर्स में। वो इस मजबूत बाजार में शॉर्ट को लाए सचिन जी की तरफ से, और बेचे आप SRF, ये राय उनकी तरफ से आती है। 2910 तक के टारगेट आपके नीचे की तरफ बन सकते हैं। आइए, लेकिन हाँ, हमेशा बुलिश रहने वाले सदाबहार बुलिश सेठी साहब के लिए एक बिगुल। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून पूजा। अनिल जी, इरादा तो 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लेकिन पहले अनिल जी, थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, आपने मेरा जिक्र भी किया था, कुणाल जी ने कोई चाय के बारे में बात करी। तो अनिल जी, आपको तो होटल का पता करने का एक बहुत बड़ी मतलब आपकी महारत है उसमें। अनिल जी, आपको याद हो तो हम दोनों एक सेमिनार के लिए कोलकाता गए थे, और वहाँ क्योंकि वीकेंड था तो हम सुंदरबंस गए थे वहां से। राइट।
तो अनिल जी सुंदरबन तो जाते समय वो डायरेक्ट गाड़ी से जा नहीं सकते, गाड़ी से फिर आपको नाव बोट पे जाना पड़ता है, फिर ई रिक्शा से होटल पहुंचे। तो होटल का जो रिसेप्शन और लॉबी थी वो थोड़ी बाहर थी, अलग से होता ना कोई कॉटेज होता है जैसे। करेक्ट। तो वहां जब हम पहुंचे अनिल जी तो मतलब थोड़ा रूम रेडी होने में टाइम था, तो आपने चाय का ऑर्डर किया था रिसेप्शन में, और चाय पीते हैं अनिल जी आपने चाय के बारे में नहीं बोला, बट मुझे बोला एकदम बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। मैंने पूछा कैसे पता चला, था आपने बोला चाय पी के देखो। फिर मैंने अनिल जी चाय पी, तब पता चला कि चाय मतलब जितनी अच्छी होटल होती है उसकी चाय उतनी बेकार होती है। 100% सही कहा। एक्चुअली ये हमारे साथ हुआ था सेठ साहब ने, मैंने कहा अगर ठंडी और बेस्वाद चाय है और उसमें कोई कलर नहीं है, इसका मतलब ये 5 स्टार होटल्स की 3-4 बड़ी खासियत होती है जिससे आपको पता चलता है। पहली खासियत तो ये चाय की तो बता दी, दूसरी ये कि आप एक ही बार में जब तक 5-10 मिनट आप ना बिताएं तब तक आप उसका टीवी शुरू नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा तीसरी चीज़ है आपका एसी का टेम्परेचर वो सेट करने में कम से आपको 3-4 घंटे लगेंगे। कभी एकदम ठंडा होगा, कभी एकदम गर्म। और चौथा और आखिरी है कि ठंडे और गर्म पानी का सही एडजस्टमेंट करने में कम से कम आप 10 मिनट तक नल बेकार पानी में जाने देंगे। ये 4 अगर कंडीशन कोई पूरी करता है तो वही 5 स्टार होटल है, उसके अलावा नहीं। तो ये एकदम शाश्वत सत्य, कोई भी करके देख ले। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सेठी साहब अनिल जी ये दूसरी तीसरी बार ऑन एयर बता रहे हैं, कुणाल जी मुझको आशु जी को बता रहे हैं कि वो आपके साथ घूमने गए थे। हाँ। तो मैं भी सेठी साहब और बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ अनिल जी, दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में आप, मैं और कुणाल जी थे। आपने चाय ऑर्डर करी और ऑर्डर करते आपने उसको बोला, क्योंकि आपने ऑर्डर करते उसको बोला भैया ये 5 स्टार वाली नहीं, टपरी वाली चाय लानी है अनिल जी। और एकदम बढ़िया वाली टपरी वाली चाय आई थी, और उस चाय के साथ अनिल जी बिस्किट भी आए थे कॉम्प्लीमेंट्री। और आपके 3 बार आग्रह करने के बाद भी कुणाल जी ने एक भी बिस्किट नहीं खाया था अनिल जी। बात सही है, क्योंकि अब आजकल मैं हमेशा यही बोलता हूँ फिर कि भाई कैसी चाय चाहिए वो इंस्ट्रक्शन, फिर भी उसकी वजह कोई जो 5 स्टार होटल होती है वो मान जाती दे देती है, जो 7 स्टार होती है वो अपने हिसाब से बनाती है। वो भी ठंडी और मतलब ऐसी चाय देंगे। एनीवे, चलिए बराबर सेठी साहब, चाय पर आपकी चर्चा हो चुकी है और चाय पर राय हो चुकी है कुणाल जी की। अब बताइए सर आपका आज का पहला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज, जो अभी 232 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 250 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 225 का स्टॉप लॉस रखता है। ये कंपनी रैमको ग्रुप की पार्ट है, जो कि भारत के एक लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी है। मेनली फाइबर सीमेंट शीट्स, फिर कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स वगैरह बनाती है। 10 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और इनका एक रैमको हिलक्स नाम का ब्रांड है, जो कि बहुत ही एक फ्लेगशिप इनका ब्रांड है और काफी पॉपुलर है, जो वॉल्स, पार्टीशंस और सीलिंग्स के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और इन्होंने कुछ एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए 100% एस्बेस्टस फ्री रूफिंग प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरह की कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही भी बहुत ही जबरदस्त थी, 15 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। एक लो डेट कंपनी है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है, 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उसमें वैल्यूएशन और अच्छे लगने लगते हैं जब ये कंपनी रैमको सीमेंट, जो इनकी ग्रुप कंपनी है, उसमें अराउंड 21.8% स्टेक ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 4,400 करोड़, और 19% हिस्सेदारी रखती है रैमको सिस्टम्स में, जिसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 225 करोड़। तो मिला के ये 4,000 कुछ 600-700 करोड़ के इनके पास होल्डिंग है लिस्टेड स्टॉक में। बट इस कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 2,000 करोड़ की है, जबकि इसके पास अच्छा खासा एक बिल्डिंग मटेरियल का एक बिजनेस भी है, तो उस लिहाज से अच्छा लगता है। बाकी एफआईज डीआईज भी कुछ अच्छे एफआईज डीआईज इसमें इन्वेस्टेड है, जैसे टाटा म्यूचुअल फंड है, जीआईसी है। तो खरीदारी करने की सलाह फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 250, स्टॉप लॉस ऑफ 225। ठीक है, तो रैमको इंडस्ट्रीज 250 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। चलिए अब वक्त है जानने का आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी। और ग्लोबल संकेत भी अच्छे नजर आ रहे हैं। भारतीय बाजारों में तो तेजी है ही। डाउ फ्यूचर्स देखिए करीब 350 अंकों की तेजी वहां पर है। नैस्डैक फ्यूचर करीब 250 अंक ऊपर है, और यहाँ पर यूरोप के बाजारों में भी देखेंगे तो खरीदारी का ही माहौल है। सर इस वक्त डेटा कैसे नजर आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के? पूजा डेटा ये नजर आ रहा है कि बाजार का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब 23,400 23,500 बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं, ये बेस आपको मिल चुका है। और इस बेस को ध्यान में रखते हुए आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। क्योंकि 23,500 के पुट पर 1 करोड़ 3 लाख शेयर हैं,
23,600 मेक और ब्रेक लेवल है, 23,600 के पुट और कॉल दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट 68 लाख शेयर का है, 68 लाख। तो अगर यहाँ से 75 पॉइंट घट भी जाए तब भी आप कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 23,600 से ही आपको कमजोरी फील करनी, जब तक 23,600 के ऊपर आप मजबूती है। 23,700 से 23,800 की रेंज रुकावट की है। 80 लाख शेयर 23,700 पर है और 75 लाख शेयर 23,800 पर है। तो 23,700 से 23,800 की रेंज में ये रुकेगा, 23,500 से 23,600 की रेंज में सपोर्ट लेगा। यानी कि ब्रॉडली अब 23,500 से 23,800 की रेंज वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से निफ्टी की बचे हुए समय के लिए बंद कर आ रही है। ऐसे में निचली स्तरों पर रेंज के नीचे 23,500-600 की रेंज में खरीदिए, 800 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करिए। ये आपके लिए राय होगी। अब आइए बैंक निफ्टी, आप ट्रेड करें इस वक्त 51,750 पर। 51,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17 लाख शेयर है। 52,000 17 लाख शेयर रुकावट का लेवल है, लेकिन काफ़ी दूर है, क्योंकि 52,000 के आसपास हल्का रुकना चाहिए। और इमीडिएटली जो सपोर्ट आप मान के चलें 51,600 के आसपास का मान कर चलें, 51,500 51,600 ये ध्यान में रखें। अब 1,000-1,200 पॉइंट का मूव आएगा तो कहाँ नज़दीक के सपोर्ट लेवल मिलेंगे भी कैसे, मिल भी नहीं सकते। 1,200 पॉइंट आज बढ़ा है। एक बार अगर आप ध्यान से न देखें तो आपको लगेगा अच्छा कल वाले लेवल ही हैं निफ्टी पे, लेकिन शुक्रवार का वो 50,700 थे, 51,700 है। 1,000 पॉइंट एकदम ऐसे बढ़ जाए तो यू नेवर नो। अब क्या करोगे आप इसमें? आप सोचिए ना, शुक्रवार का हाई क्या है? 50,700 के आसपास का, आज 51,700 पे आप बैठे, राइट। सो आई थिंक लेवल दूर दूर के हैं, सो इसलिए बड़ा मुश्किल काम इस ऐसे समय में हो जाता है नज़दीक का स्टॉप लॉस होना। आर्बिट्ररीली आपको ढूंढना पड़ेगा जो 50,500 के नीचे, 51,500 के नीचे का होगा, और ऊपर में 52,000 की लेवल जहाँ तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। सिंपल, ये आप ध्यान में रखिए। आइए सेठी साहब की अब दूसरी पिक भी ले ली जाए। सेठी साहब पहले तो ले चुके हैं और दूसरी पिक भी सेठी साहब से ले लेते हैं। सेठी साहब बताएं सर, आपका दूसरा स्टॉक कौन सा पसंद है आपको? बिल जी, आज का दूसरा स्टॉक है डैम कैपिटल, जिसमें खरीदारी करनी है। 238 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 260 के, स्टॉप लॉस रखना 230 का। ये कंपनी कॉर्पोरेट्स को, फिर आपके फैमिली ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सबको एडवाइजरी और कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। जैसे आईपीओ करना, इनिशियल जो पब्लिक ऑफर्स आते हैं, फिर क्यूआईपी करना है, या प्रेफरेंशियल इश्यूज, राइट्स इश्यूज, बाईबैक्स, इवन एम&ए एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी, इस तरह के काम करती है। और कंपनी की एक इंटरनेशनल सब्सिडरी भी है यूएसए में, डैम कैपिटल यूएसए। फिर इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का भी, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स भी बहुत ज़बरदस्त है इनके पास। करीबन 263 कुछ एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिसमें इंडिया और यूएस, यूके, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर सब जगह है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 51 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 21 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटीज अराउंड 43-44%, पैट मार्जिन आर एट 38-39%, डेट लेवल्स 0.03, नेग्लिजिबल डेट वाली कंपनी है। FIS-DIS भी अराउंड 19-20% हिस्सेदारी रखते हैं। और ये जो नई लिस्टेड कंपनी है, ये दिसंबर में इसका आईपीओ आया था 283 के प्राइस पे, और उसके बाद हमने आईपीओ में जबरदस्त रिस्पांस देखा। 82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, फिर ये 450-455 के हाइज करे, और वहां से करेक्ट होके ये आज 238 के आसपास अवेलेबल है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा लेवल है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट आई, बट अब सब वापस से चलने लगे, और मुझे लगता है बाजार में अब सेंटिमेंट सुधरने से इन जैसी कंपनियों का परफॉर्मेंस भी वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। तो खरीदारी करने की सलाह डैम कैपिटल में, फॉर अ टारगेट ऑफ 260, स्टॉप लॉस ऑफ 230। ओके, तो ये है राय आपके लिए डैम कैपिटल पे खरीदारी करने की। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। नई दिल्ली से हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, जो खबर है वो अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन जैसी जो सी फूड की कंपनीज़ हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि सरकार जो है जो श्रिम्प जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर 30% अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इस इंपोर्ट ड्यूटी को वो हटाने की योजना बना रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो श्रिम्प पे 30% की इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि श्रिम्प का जो इंपोर्ट है यूएस से, यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो काफ़ी कम है, लेकिन यूएस को हम एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के चीफ
मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी रिकमेंडेशन भेजी है। साथ ही वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी रिकमेंडेशन वित्त मंत्रालय को भेजी है कि जो श्रिम्प पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हटाया जाए, क्योंकि यदि रेसिप्रोकल यदि टैक्स लगता है तो इसका बुरा असर श्रिम्प के एक्सपोर्ट पे पड़ सकता है। इस वजह से सरकार जो है ये फैसला ले सकती है कि जो श्रिम्प पे जो 30% की इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हटाया जा सकता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले साल तकरीबन $2.91 मिलियन हमने की कीमत का श्रिम्प यूएस से इंपोर्ट किया था। वहीं $1800 मिलियन के आसपास हमने श्रिम्प का एक्सपोर्ट यूएस को किया था। तो इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा है और जो हम सी फूड जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 34% का हिस्सा जो है वो श्रिम्प का है। इस वजह से सरकार इसको काफ़ी सीरियसली कंसीडर कर रही है और जल्द ही इस पर हम फैसला आते हुए देख सकेंगे कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 30% से 30% की इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया जा सकता है। आ रही है श्रिम्प वाली कंपनियों के लिए, यानी कि श्रिम्प मतलब वो जिसकी शक्ल में देख नहीं सकता, ऐसे फोटो होते हैं ना उनके, वो बहुत जो सी फूड जिसे कहते हैं, जो समुद्र में से जो निकलते हैं नॉन वेज टाइप, वो जो खाने वाले हैं वो वाले, तो उनको एक्सपोर्ट जो हम अमेरिका में करते हैं उस पर जो ड्यूटी लगती है, तो ट्रम्प साहब वो बोल रहे हैं कि आप लगा दो ड्यूटी, हम भी लगाएंगे। तो उसमें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नायडू साहब ने कहा भाई कि इसके लिए हमारे यहाँ से ड्यूटी घटा दो, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी हैदराबाद की है जो ये सी फूड एक्सपोर्ट करती है, श्रिम्प एक्सपोर्ट करती है, तो उसमें अवंती, एपेक्स वगैरह ये सारी कंपनियाँ हैं, ये सारा है। तो इस वजह से ये स्टॉक एक्शन में थोड़े दिख सकते हैं कि अगर अमेरिका ने जवाबी टैरिफ लगाया तो जब तक टैरिफ की डेट आए 2 अप्रैल, उससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि इस पर से टैरिफ हटाया जाना चाहिए ताकि इंडियन कंपनी को मिल सके फ़ायदा। सिद्धार्थ सैलानी साहब जो प्योर वेजिटेरियन है, जरा उनसे भी इस पर राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, प्लीज़ गिव योर एक्सपर्ट कमेंट्स। बिल्कुल अनिल जी, ये जो स्टॉक्स है अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन, डेफिनेटली इनके लिए फायदा है क्योंकि रेसिप्रोकल टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा। और यहाँ पे जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अगर ये इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री कुछ नहीं तो 20 से 25% पे ग्रो हो सकती है आने वाले टाइम में। हालांकि कोई भी ये पूरे ही सेक्टर में या कोई स्टॉक पे हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ सी फूड इंपोर्ट्स और श्रिम्प्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यूएस एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो ये अगर ड्यूटीज हटाई जाती है तो ये फायदेमंद रह सकते हैं इन कंपनियों के लिए। ये है आपके लिए एक्शन इन सारी की सारी कंपनी में। आइए इसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है आपके लिए कॉल्स। कुणाल शाह साहब तैयार है, उनके लिए बिगुल BTS डबल टी का। कुणाल शाह साहब फरमाइए। जी अनिल जी, 2 स्टॉक पे फोकस करना चाहूंगा। फर्स्ट है पावर स्पेस में से जिस हिसाब से निफ्टी CPSE इंडेक्स ने बॉटम आउट किया है, यहाँ पे रैली और भी बढ़ सकती है। यहाँ पे मेरा जो पसंदीदा स्टॉक रहेगा वो है REC। ऑलरेडी स्टॉक में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जहाँ पर हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स फॉर्मेशन है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो तेजी है मुझे लगता है 100 DMA को टेस्ट करने जाएगा REC, जो लेवल है हाई लेवल्स पे 473, तो 445 करंटली चल रहा है। लोअर लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 428 का। जो फर्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ वो है 462 और सेकंड टारगेट है 473 का हायर लेवल्स पे। सो REC पे यहाँ पे और भी तेजी बढ़ सकती है। सेकंड काउंटर है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी और भी बरकरार रह सकती है, वो है ICICI GI। आई थिंक एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में और ये फॉलो अप मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। 1790 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो आप 1790, 1785 ये रेंज में स्टॉक को बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1740 का। मेरे जो टारगेट्स रहेंगे वो है 1840 और 1870 हाई एंड। राय आपके लिए 2 स्टॉक में खरीदारी की। REC 2 कुणाल को पसंद आ रहा है, कुणाल सरावगी साहब, कुणाल शाह साहब। ओह, दोनों के इनिशियल्स भी मिलते हैं, KS और कुणाल सरावगी, KS और कुणाल शाह साहब, और REC भी मिल गया। ओह, इतना ज्यादा मिलान पहली बार ही देखा हमने। चलिए, तो दोनों को सेम स्टॉक पसंद आ रहा है। REC, ऐसा भी नहीं कि एक को REC पसंद आ रहा हो एक को PFC, लेकिन दोनों को REC ही पसंद आया है। वेरी नाइस। हमें भी REC ही ज़्यादा पसंद है। PFC होल्डिंग कंपनी है, REC सब्सिडी कंपनी है। ICICI लोम्बार्ड भी खरीद सकते हैं। ये राय कुणाल शाह साहब की तरफ से आपके लिए आती है। राय तैयार है सिद्धार्थ सैलानी साहब की भी बिगुल के बाद।
ये अनिल जी, डिफेंस स्पेस में मुझे पसंद आ रहा है पारस डिफेंस। ये डिफेंस प्लस एरोस्पेस स्पेस में है। शॉर्ट टर्म टारगेट अभी 1020 के करीब होगा। 1050 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखे। पोजिशनल टारगेट 6 से 8 महीने का अगर रखना चाहे तो 1350 भी आ सकते हैं। जनवरी 2025 बहुत रिसेंटली से हम रेकमेंड कर रहे हैं पारस डिफेंस को। अब ये प्रोडक्ट्स जो इनका मेजर प्रोडक्ट है, जो 50% के ऊपर के आय आती है, वो डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स में है। तो लेंस ऑप्टिक्स ये इनकी मेन सप्लाईज है, जो रॉकेट्स, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम्स, बहुत सारी जगहों में एप्लीकेशंस है। ऑर्डर बुक 850 करोड़ के करीब का एम कर रही है कि रेवेन्यू ग्रोथ, आय की ग्रोथ 40 से 50% से ग्रो हो सकती है। ऑर्डर एक्सपेक्टेड है एंटी ड्रोन सिस्टम से बहुत बड़ा, एटलीस्ट $500 मिलियन का आने वाले कुछ सालों में। और एक्सपोजर ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो एरोस्पेस डिफेंस, ये स्पेस की कंपनी पारस डिफेंस शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 1050 का। पोजिशनल टारगेट 1350 को, 1350 6 से 8 महीने के टारगेट से। पारस डिफेंस, ये है राय सिद्धार्थ सिरानी साहब की तरफ से आती हुई। आइए, आज है सेबी बोर्ड की अहम बैठक। ये बैठक क्यों अहम है और किस तरह के फैसले इस बैठक में हो सकते हैं, अब थोड़ी देर में सेबी की बोर्ड बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें भाग लेने के लिए एकता सूर्य हमारी संवाददाता जाने वाली है। लेकिन जाने से पहले वो हमें बता के जाएगी आज की बैठक का एजेंडा। एकता, बताइए क्या कुछ खास डिस्कशन हो रहा है आज की बैठक में? सर, ये बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेबी चेयरपर्सन जो नए हैं तुहिन कांत पांडे, उनकी अध्यक्षता में ये पहली बोर्ड मीटिंग है और इसमें बहुत से ऐसे एजेंडाज हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है। जैसे कि जो मुख्य जो है कि एफपीआई डिस्क्लोजर जो है वो 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक हो सकता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। बीते साल सेबी ने 120 ब्रोकर्स को जो है एल्गो ट्रेडिंग, इलीगल एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ डील करने के लिए नोटिस भेजा था। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव सेटलमेंट की उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा जो ईएसडी रेटिंग्स देती हैं वो कंपनीज जो हैं उनके लिए रूल्स जो हैं वो थोड़े कड़े हो सकते हैं कि ये किस तरह से ईएसडी रेटिंग देती हैं, हटाती हैं, इनका ऑडिट कैसे होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है उसका पेरेंट एक्सचेंज के साथ थोड़ा उसको इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। पेरेंट एक्सचेंज की जो हिस्सेदारी है उसको किस हद तक सीमित किया जा सकता है, इस पर शायद एक प्रस्ताव आए। इसके अलावा सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स के हक में एक जिस तरह से यूपीआई सिम बाइंडिंग, डिवाइस बाइंडिंग पर ध्यान देता है, ऐसे ही एक इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पर सेबी भी ठीक यूपीआई की तरह ही सिम बाइंडिंग, डिवाइस बाइंडिंग जैसा कुछ लेकर आए ताकि कोई भी स्कैमस्टर उनके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। इनविट्स और रीट्स की अगर हम बात करें तो इनके जो पब्लिक ऑफरिंग के जो नियम हैं उनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है ताकि वो थोड़े और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाए। एंजल फंड्स जो है वो उन पर 200 इन्वेस्टर्स का जो कैप है वो हट सकता है। ये स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी खबर है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो 1 साल की जो एडवांस फीस है जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लेते हैं, वो 1 साल तक की एडवांस फीस ले सकते हैं ताकि उनका कैश फ्लो बढ़े। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनके हक के लिए कहीं वो साल के बीच में ही कहीं अपनी सर्विसेज ना बंद कर दे, तो यहाँ पर भी उनके लिए भी एक प्रोटेक्शन लेयर आ सकती है। तो ये जो मेन एजेंडाज हैं ये डिस्कस हो सकते हैं। कुछ इन पर नियमों में हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये सेबी बोर्ड चेयरपर्सन जो नए हैं तुहिन कांत पांडे, उनकी अध्यक्षता में, जैसे कि मैंने कहा था, पहली मीटिंग है तो बहुत सारे पॉइंट्स पर लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है। ओके, तो पहली बैठक है यहाँ पर नए सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे साहब की अध्यक्षता में और उसमें कई सारे मुद्दों पर होगी आज बातचीत और फैसले लिए जाएंगे। एक तो हम आपसे बोर्ड मीटिंग के बाद वहाँ से बात भी करेंगे, मुलाकात करेंगे, बताइएगा क्या कुछ फैसले जिन पर मुहर लग पाती। लेकिन फिलहाल ये है बड़े डिस्कशंस जो आज होने वाले हैं सेबी की बोर्ड बैठक में, इन पर रहेगी नजर। शाम के लिए काफ़ी कुछ आपके लिए निकल कर आएगा। तब तक आइए, तैयार हैं बंसल जी बिगुल के साथ, बेमिसाल डॉक्टर बंसल। बंसल जी फरमाए। देखिए अनिल जी, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक तो आज बड़े बड़े मूव दे रहे हैं। इनको मूव आने से पहले एकदम साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे एचडीएफसी लाइफ, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक को रिकमेंड किया था। और अब मुझे लगता है अनिल जी एफएमसीजी स्पेस जो है ना वो इंडेक्स को सपोर्ट देगी। तो जिसको खरीदना है वो एफएमसीजी स्पेस से है। नाम है आईटीसी। 411 के अराउंड का प्राइस चल रहा है। 406
406 का लगाना है स्टॉप लॉस 420 422 के टारगेट के लिए। आईटीसी पर ट्रेडिंग के नजरिए से एक खरीदारी की राय है और इसके अंदर एक पैटर्न भी बना है जो पहले एक बार जोमेटो में भी मैंने हाईलाइट करा था। इसके अंदर बुल पुश नाम का पैटर्न बना है और तो आईटीसी को मुझे लगता है मिस नहीं करना चाहिए। एंड एफएमसीजी इज वन दैट स्पेस जिसको भी इस समय पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अप मूव के लिए निफ्टी एफएमसीजी का सपोर्ट आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब एफएमसीजी स्टॉक्स चल सकते हैं यहाँ से। आईटीसी अच्छा लग रहा है 420 422 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस होगा 406 का आपके लिए। कुछ और स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है मिड कैप स्पेसेस में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पर कुणाल जी आप सलाह दीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक तेजी आ रही है, 1.5% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक और अभी कुछ मिनटों में ये थोड़ी बहुत खरीदारी नजर आ रही है। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए स्टॉक में? देखिए नीचे के लेवल्स पर रेकमेंड किया था ये पूजा और उसके बाद इसमें एक अच्छा मोमेंटम बना और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक 580 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है जहां से पहले भी स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया है। तो मुझे लगता है ये 580 का लेवल निकल जाए तो फिर इसका स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो जाएगा। जिनके पास अभी पोजीशन है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। आज का जो इंट्राडे लो है उसके आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वरना 560 पर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 560 के स्टॉप लॉस से फिलहाल होल्ड करें। 580 पार होगा तो नया मोमेंटम बनेगा, तो फिलहाल मेरी होल्ड करने का है। ओके, फिलहाल करें होल्ड। ये राय आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आती हुई इस वक्त दिखेगी। ये एक्शन पूरा बनता हुआ दिखा है, लेकिन इसी एक्शन के साथ कुछ ऐसे एक्शन भी हो रहे हैं जो आप और हमने देखना चाहते हैं ना, दिखाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं। इस वीकेंड पे भी हमें काफ़ी लोगों ने मैसेज भेजा है, लिख के भेजा है कि एक बार फिर से मेरे एआई वाले बड़े फेक वीडियो आए, एक बार आपके सामने रख देते हैं कौन किस तरह के फेक वीडियो आ रहे हैं। तो ये इसमें कुछ लिखा है कि मैं क्या रोज़ सुबह शेयर दूंगा, ये 20 शेयर 2025 में खरीदने वाले हैं और सारे आपको ऐसा लगेगा देखो चेहरा शक्ल सब कुछ मिलता है। आई कैन डबल योर स्टॉक रिटर्न इन 1 मंथ। ऐसा अनिल सिंह भी तो होना चाहिए अफसोस है नहीं लेकिन ये सारी जो आ रही है ये फेक वीडियो है। प्लीज़ कोई भी किसी भी टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर आप इस तरह की वीडियो देखें तो उन पर भरोसा न करें। बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और हर रोज़ हम आपको आगाह करने की कोशिश करें। जो लोग देख रहे हैं हमें अलर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप भी इसे रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें ताकि ट्विटर या फिर फेसबुक या इंस्टा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसका संज्ञान लेकर उसे एक साथ अगर आप मास रिपोर्टिंग करेंगे तो उन्हें हटाया जाएगा, नहीं तो वो हटाते भी नहीं है। हम खुद अपनी तरफ से लीगल एक्शन भी कर रहे हैं, नोटिस भी भेज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। सो एक साथ मास रिपोर्टिंग करेंगे तो ही बेहतर होगा। एक साथ अगर 100-200 हमारे व्यूअर्स ने भी रिपोर्ट कर दिया, 500 व्यूअर्स ने रिपोर्ट कर दिया तो डेफिनेटली वो चैनल या फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप बैन हो जाएगा। तो न किसी भी व्हाट्सएप पे, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे इस तरह की राय नहीं मिलती। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ओरिजिनल और ऑफिशियल हैंडल्स हैं वही फॉलो करें। मेरे हैंडल्स और जी बिजनेस के हैंडल दोनों मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्स पर है अनिल सिंघवी _, फेसबुक अनिल सिंघवी, इंस्टा अनिल सिंघवी मीडिया, और चूँकि जी बिजनेस का यूट्यूब चैनल भी है, जी बिजनेस का यूट्यूब चैनल जी बिजनेस है, फेसबुक जी बिजनेस ऑनलाइन, एक्स जी बिजनेस और साथ ही इंस्टा जी बिजनेस ऑफिशियल। सिर्फ ये हैंडल आप फॉलो करें, बाकी और कोई भी नहीं। ये आप ज़रूर ध्यान में रखें, नहीं तो फिर मामला मुश्किल वाला हो सकता है क्योंकि काफ़ी गलत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आवाज़ भी आपको मेरी रेस लगेगी, शक्ल भी मेरी जैसी दिखेगी, ये सब कुछ हो ही रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे, और बाजार मजबूत तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी तरह से आई है, वो भी कोई खास नहीं, 25 पॉइंट घटना कोई घटना नहीं होता। निफ्टी 23,675 के आसपास है, बैंक निफ्टी 51,750 के आसपास है। मिड और स्मॉल कैप शेयर मस्त है एकदम। ऐसे में पूना वाला फिनकॉप एक ऐसा स्टॉक है जहां पर एक्शन दिख रहा है भरपूर। क्यों, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार हो चुके हैं। आशीष बताइए क्या है डिटेल्स, क्यों भागा है ये शेयर? सर लोन बुक जो इनकी, इसमें जबरदस्त बढ़त का अनुमान है। बताया जा रहा है कि अगले 5 से 6 साल में तकरीबन 5 to 6 टाइम्स बढ़त यहाँ पर आपको कंपनी की लोन बुक में देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि 38 से लेकर 43% की जो ग्रोथ है ये आपको यहाँ पर इनके AUM में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि करीब 3.5% की ROAs यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और दरअसल जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हुआ है इसका भी एक बड़ा बेनिफिट है। एक और इनोवेशन भी किया है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो लोन ग्रोथ है ये जबरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब जो इनोवेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी ने AI पावर्ड अंडरराइटिंग सोल्यूशन जो है ये लॉन्च कर दिया। यानी अगर आप देखें तो अपने
कारोबार में जिस प्रकार से ये एआई को इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, इसका बड़ा बेनिफिट है और ये ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। थोड़े दिन पहले गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आई थी जहां पर इस चीज़ का जिक्र किया गया था। आज अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी कवरेज आई है, जहां पर खरीदारी के राय के साथ कवरेज की शुरुआत की गई और करीब 360 रुपए का आज हालांकि बड़ा मूव यहां पर देखने को मिल गया है, लेकिन जो AUM ग्रोथ है ये ज़बरदस्त है और AI पावर्ड इनका जो अंडरराइटिंग सोल्यूशन है ये ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रहा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में 22% से ज़्यादा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। पूनावाला फिनकॉर्प और एक के बाद एक जो एनालिस्ट मीट हो रही है उसमें कुछ आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प के लिए। AUM में भी हम देख रहे हैं कि 40% के औसत ग्रोथ से यहाँ पर AUM में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिद्धार्थ जी, आपका क्या व्यू बन रहा है कंपनी पर? देखिए पूजा, हमारा पॉजिटिव व्यू है पूनावाला फिनकॉर्प पे। हमारा जो टारगेट है एक साल के नजरिए से 525 रुपए का है 525 का, और डेफिनेटली ये जो AI पावर्ड अंडरराइटिंग सॉल्यूशंस जो ये अडॉप्ट कर रहे हैं, ये क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस में इनको काफी हेल्प कर सकता है। आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्ग ROAs एक्सपेक्टेड है 3 to 3.5%, लोन ग्रोथ 30 से 35% की आने की उम्मीद है, और मार्केट शेयर ऑफ कोर्स बढ़ने की बहुत बड़ी उम्मीद है आने वाले टाइम में। तो निश फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स है इनके, तो हमें काफी पॉजिटिव लगता है। और जो खबरें बता रहे हैं आशीष, बिल्कुल ये पॉजिटिव है पूनावाला फिनकॉर्प के लिए, और 525 का आप एक साल के नजरिए से टारगेट भी रख सकते हैं। ओके, 525 के लक्ष्य के लिए पूनावाला फिनकॉर्प में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय जान ली जाए। जय ठक्कर की तरफ से बिल्कुल है तैयार कैश का ऑप्शन। जय जी, बताइए जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू पूजा। अनिल जी, एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, प्लेन वैनिला ऑप्शन फिर दूंगा। अनिल जी, करना ये है कि ये वीकली एक्सपायरी का 23,900 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे 56 रुपए पर। 23,900 का एक लॉट 56 रुपए पर खरीदे और 24,000 के 2 लॉट 35 रुपए 50 पैसे पे बेचे। सो एक 56 पे लिया, 35-50 पे 2 बेचा अनिल जी, मतलब कि लगभग 71 पे आपने 2 बेचा, तो आपको इनफ्लो हो गया, 15 रुपए का गेन हुआ। अभी अगर 23,900 या उसके नीचे अनिल जी अगर बंद आया निफ्टी का, फिर भी आपको 15 रुपए का गेन है, तो आपका इनफैक्ट ब्रेक इवन, सिंस 15 रुपए इनफ्लो है तो आपका ब्रेक इवन तो हो गया 23,885 का। एनीथिंग बियॉन्ड 23,885 इज योर प्रॉफिट ओनली, और उसके नीचे भी जाए तो आपको प्रॉफिट ही मिला, आपको पैसा मिला ही है 15 रुपए। अगर नीचे भी चले जाए तो बेरिश भी हो जाए मार्केट, तो ऊपर में स्टॉप लॉस एनर्जी होगा 24,125 का। 24,100 तक भी आप सेफ है, 24,100 तक भी आपको मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा 1125 रुपए का, 1125। अगर 24,100 तक भी गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको ऑब्वियसली मिलेगा 24,000 पे, ये 8,600 रुपए का प्रॉफिट है। 24,000 पे बंद हुआ तो 8,600, अदरवाइज आपको मिनिमम प्रॉफिट 1125 का है अंटिल 24,100। लॉस आपको अनलिमिटेड हो जाएगा अगर 24,100 के ऊपर गया नहीं। तो मेरा स्टॉप लॉस जो ये स्ट्रेटेजी का है वो 24,125 का है। तो एक बुल कॉल रेशियो स्प्रेड इतनी बढ़त देखने मिली है, बट आई थिंक ये वीकली एक्सपायरी आपकी 24,100 और 24,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वीकली एक्सपायरी। उसके ऊपर जा सकता है, बट वापस ये रेंज में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए एक के सामने 2 बेचा। ओके, तो ये है ऑप्शन स्ट्रैटेजी निफ्टी पर। जय की सलाह 23,900 की कॉल खरीदने की सलाह, उसके सामने 24,000 की 2 कॉल बेचने की सलाह है। ये रणनीति आप अपना सकते हैं। इस बीच जुबिलेंट फूड एक बार देखिए, अच्छी तेजी है यहाँ पर, 5% की शानदार तेजी और दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है कारोबार। सचिन जी, एक बार सलाह दीजिए, चार्ट्स पर क्या और तेजी दिखाई दे रही है आपको जुबिलेंट? ओके, चलिए, सचिन जी नहीं है हमारे साथ। कुणाल जी, आपकी क्या सलाह होगी? कुणाल शाह से मेरा सवाल होगा। कुणाल जी, जुबिलेंट फूड पर सलाह दीजिए। आई थिंक जैसे कि हमने देखा है कि निफ्टी एफएमसीजी एज एन इंडेक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आई थिंक यहाँ से पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट होना चाहिए। और जहाँ तक जुबिलेंट फूड की बात है, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो उसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस थे उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। सो आई थिंक ये मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी 4.5% अप है, तो आई थिंक डिप मिले तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। जो सपोर्ट है स्टॉक को वो है 650 के आसपास, तो अगर 650 के आसपास मिलता है तो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउनसाइड पे 632 का,
हायर लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो है 678 और 686 के। ठीक है, तो ये है सलाह जुबिलेंट फूड पर आपके लिए। इस बीच कुछ और स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर टीटागढ़ रेल, यहाँ पर भी सुबह से ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 4% की मजबूती दिखा रहा है इस बीच। राकेश जी, टीटागढ़ के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? राकेश जी, टीटागढ़ में देखें तो पूजा एक अपमूव पिछले 3-4 दिनों से एक अपमूव बना हुआ है स्टॉक के अंदर, और नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है 785 790 के अराउंड सपोर्ट है। एट द सेम टाइम ऊपर में 850 के अराउंड एक हर्डल है, तो स्टॉक में एक रनअप आया हुआ है। जिनके पास है बने रहें, किसी मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट करेक्शन पर खरीदारी की राय होगी। तो ये है आपके लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम पर आए। आइए इसी बीच गैस कंपनियां आज है फोकस में। सुबह से एमजीएल, आईजीएल जैसी कंपनियों में बढ़िया और बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजह है ये जानना जरूरी है, और बताने के लिए तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए क्या हो रहा है गैस कंपनियों में? सर, पूरे इकोसिस्टम के लिए काफी बढ़िया खबर है। इससे पहले अगर आप देखें तो जो गैस पाइपलाइन होती थी, इसमें जो टैरिफ लगते थे, इसका कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं था। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो अब एक स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो पूरा गैस का इकोसिस्टम है, इसको बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो गैस कंपनीज के रेगुलेटर हैं, जिसे PNGRB यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कहते हैं, इसने अगर आप देखें तो यूनिफाइड जोनल टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव अभी फिलहाल दे दिया। इसके ऊपर डिस्कशन होना बाकी है, लेकिन इससे अगर आप देखें तो एक जो कीमतें वो देखने को मिलेंगी, और इसका बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले अलग अलग पाइपलाइन के अलग अलग टैरिफ्स होते थे, तो इसके चलते अगर आप देखें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी कंपनीज को मिल नहीं पाती थी। लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो सभी गैस कंपनीज के लिए, खासतौर पर अगर आप देखें तो IGL, MGL, गेल और GSPL, यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, ये बता रहे हैं कि एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिसके चलते अगर आप देखें तो जो ओपेक्स है यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है और फायदा देखने को मिला। ना कि सिर्फ इतना ही, अगर जो बोर्ड है इसकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी तो जो गैस पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व है इसकी आय बढ़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि गैस स्टॉक्स में फिलहाल अच्छा बेनिफिट यहाँ पर ऑपरेशनल तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि गेल, IGL, MGL वहां पर बढ़िया तेजी है। और गेल देखिए इस वक्त करीब 3.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एक बार इस पर राय ले लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, ये जो गैस कंपनियों को लेकर खबर आ रही है, उनके टैरिफ कैलकुलेशन को लेकर कितना पॉजिटिव देख रहे हैं आप ये पूरे सेक्टर के लिए? देखिए पूजा, ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि गैस ट्रांसमिशन टैरिफ का डिटर्मिनेशन रेगुलेशन जो ये चेंज होगा, ये ओपेक्स जो है ऑपरेशनल कैपेसिटी एक्सपेंसेस, इसको कम कर सकता है। तो ये पूरे समूह में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन समूह जो है, इसमें मुझे MGL सबसे बेहतरीन लगता है। हालांकि ये हमारा लंबे समय का टारगेट है 1897, काफी अच्छा अपसाइड है 1900 के करीब का। तो मुझे लगता है कि MGL जो मेजरली इनका ऑपरेशंस महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये सब जगह पे है, अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है, और अगर ओपेक्स कम होता है तो ये कंपनी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन समूह में मुझे MGL महानगर गैस सबसे बेहतरीन लगता है। महानगर गैस के चार्ट्स ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बेहतर हैं, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन सर इस बीच देखिए PB फिनटेक आज भी तेजी बरकरार है और अभी भी 5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। शो की शुरुआत में हम चर्चा भी कर रहे थे इस स्टॉक पर, और हम आपको बता दें कि ये स्टॉक 1340 के पास ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था। 2-3 दिन पहले ही हमने इस पर आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी। आइए आपको सुनवाते हैं। PB फिनटेक यहाँ पर खरीदारी करने की राह है फ्यूचर्स में 1340 के स्टॉप लॉस के साथ, 1371, 1383 और 1388 के टारगेट के लिए। स्टॉक में कल 2% की अच्छी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है, और स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा 30-40%, 40% के आसपास करेक्ट भी हो चुका है। थोड़ी और ट्रेडिंग अपसाइड हमें लगता है कि आज की मजबूती में बन सकती है। यहाँ एक खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है PB फिनटेक में। स्टॉक ऑफ द डे था कल PB फिनटेक मंगलवार को, और कल भी PB फिनटेक में तेजी थी और आज भी PB फिनटेक 5% से ज्यादा तेज है। 7% के पास लगातार हम देख रहे हैं इसमें तेजी बनी हुई है। तो सही समय पर आपको सलाह दी थी PB फिनटेक पर खरीदारी करने की, और लगातार यहाँ पर तेजी बनी हुई है।
तेजी है इस वक्त सरकारी बैंकों में भी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई 3% की मजबूती यहाँ पर दिखा रहा है। राकेश जी, सरकारी बैंकों में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? इसमें आप बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट से एक बार देखिए, दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड करने की राय देंगे? देखिए पूरा एंटायर बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोई टेक्निकल चार्ट सबसे बढ़िया किसी इंडेक्स का है तो वो बैंक निफ्टी का है। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो अपने जो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। इतने कम डिस्टेंस में कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स, कोई भी थेमेटिक इंडेक्स नहीं चल रहा है और एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है। जिनके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड करना चाहिए। पूजा कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है बैंकिंग स्पेस के अंदर। अगर कोई आज बाय कर रहा है, ये रैली पिछले 3-4 दिनों से चली आ रही है, तो स्टॉप लॉस नहीं है, कोई वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस नहीं है। बट जिनके पास है बैंकिंग स्टॉक्स क्लियरली होल्ड करने चाहिए और किसी भी करेक्शन पे खरीदारी की राय है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी टेक्निकल चार्ट काफी स्ट्रांग है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्निकल चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। जिनके पास है बने रह सकते हैं, ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। चलिए, अब वक्त है जानने का बैन से बेनिफिट। आशीष बताइए क्या है अपडेट? जैसे 3 स्टॉक हैं अभी हमारे पास। सबसे पहले इंडसइंड बैंक 93% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान कॉपर 80.6% है और पॉलीकैब यहाँ पर 80% से नीचे आ गई है पोजीशन 79%। यानी पॉलीकैब में तो हमारे पास कंफर्मेशन आ चुका है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर समय हमारे पास काफी ज्यादा बचा हुआ है, 80.6% है, तो उम्मीद यहाँ पर भी कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। इंडसइंड बैंक अभी बैन में बना रहेगा लेकिन री एंट्री करने के लिए तैयार हो रहा है सेल, जहां पर पोजीशन अब फिलहाल के लिए दोबारा 95% के ऊपर जा चुकी है। तो पोजीशन है 99.4%, 95% के ऊपर है, तो सेल एंट्री करेगा। पॉलीकैब पक्का एग्जिट करेगा, हिंदुस्तान कॉपर चांसेस हैं और इंडसइंड बैंक बैन में बना रहेगा। ओके, तो ये हैं एफएनओ स्टॉक्स से जुड़े बैन से जुड़े बेनिफिट आपके सामने हमने रखे। थैंक यू आशीष इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन सिद्धार्थ जी, एक स्टॉक पर सलाह दीजिए। टाइटन, ये स्टॉक नहीं चल रहा है। बीच में जब सोने में हमने लाइफ हाई बनते हुए देखे, अच्छे लेवल्स देखे, तब थोड़ी बहुत तेजी आई थी टाइटन के स्टॉक में, लेकिन वापस से देखिए आज बाजार मजबूत है, सब कुछ फंडामेंटल्स अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन टाइटन नहीं चल रहा है। 3% की कमजोरी यहाँ पर है। ये टाइटन के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए पूजा, ये पूरे ही ज्वेलरी सेगमेंट के लिए लागू होता है कि गोल्ड प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड हैम्पर होती है। बट हाउएवर टाइटन कुछ अलग ही लीग में है क्योंकि ब्रांडेड ज्वेलरी स्पेस में ये एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो 100% ट्रस्टवर्दी है। लोग ये परसीव करते हैं ऑन द स्ट्रीट्स कि भाई टाइटन इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस, बट ओवरऑल नंबर्स ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइसेस। ओवरऑल ये फंडामेंटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप शॉर्ट टर्म के इनके मूव्स को ना देखते हुए ओवरऑल इनके बैलेंस शीट और ये सब देखें तो ये काफी स्ट्रांग है। हालांकि हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, 3 से 5 साल छूना भी नहीं चाहिए, उस टाइप की कैटेगरी का स्टॉक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये पोर्टफोलियो में लेके भूल जाए वही बेहतर है। हमारी कोई टारगेट या रिकमेंडेशन नहीं है। लेकर भूल जाए, ये राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आपके लिए। लेकिन सरकारी बैंकों की बात पूजा भी आप कर रही थी, एसबीआई पर एक राय जरा आशु सर से भी ली जाए। आशु सर, आपकी बाय रिकमेंडेशन में भी रहा है, कोई अपडेट और कोई राय इस वक्त इस पर? अनिल जी, देखिए वैसे तो इसमें काफी मूव आ गई है, लेकिन जस्ट ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ शॉर्ट कवरिंग अभी हमने एक कॉल शेयर किया अपने क्लाइंट से। सो सिंस पूजा वाज मेंशनिंग अबाउट एसबीआई, तो मैंने कहा एसबीआई का मेंशन कर दूं। 780 की स्ट्राइक की कॉल 5-5.5 रुपए में हमने रेकमेंड किया क्लाइंट्स को लेने के लिए, क्योंकि 3 दिन की एक्सपायरी रह गई अनिल जी, और 1 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट 10 से 15 रुपए। अनिल जी, प्योर ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव कॉल है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि एसबीआई में होता क्या है अनिल जी, जिस एक्सपायरी में अभी सारे स्टॉक्स जो इतने सबड्यूड थे, जो ऊपर आके खड़े हैं, तो इनमें कुछ स्टॉक्स में अनिल जी जो जिसमें कॉल राइटिंग एक्सेसिव हो रखी है, उसमें शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बहुत हैं। तो एसबीआई अनिल जी 720-30 था इसी एक्सपायरी में, और वहां से 50-60 रुपए ऑलमोस्ट आ चुका है, तो 800 रुपए तक भी जाने का वो रखता है। तो अनिल जी ये कॉल जो है 780 वाली 5-6 रुपए से 10 या 15 रुपए भी हो सकती है। तो इसलिए अनिल जी इसमें रिस्क रिवॉर्ड 50-50 है। 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट पहला, 15 रुपए का 780 की एसबीआई की कॉल हमने शेयर की है, तो मैंने कहा व्यूअर से भी शेयर करना।
ये है आपके लिए 780 का कॉल ऑप्शन खरीद कर भी आप एसबीआई में तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। आशीष सर की राय आपके लिए आती है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है मार्च के महीने में ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमारे बाजारों के प्रदर्शन का नापतोल किया जाए। हम बेहतर या बाहर के बाजार बेहतर, ये जानना जरूरी है, क्योंकि पहले बहुत समय ऐसा गया जब अमेरिका हाई पर हाई बना रहा था और हम लहू लुहान थे। क्या वाकई में कोई तस्वीर बदली है? जान लीजिए। प्रियंका हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए। अनिल जी बिल्कुल, इंडिया हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है, ये बात तो पहले से एस्टैब्लिश हो गई है। एफआईज भी मानते हैं, भले ही करेक्शन हो, हम गिरे भी बहुत ज्यादा, लेकिन ये भी था कि सुपीरियर कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, जब बढ़ेंगे तो खूब बढ़ेंगे, और हमने उसी तरह की रिकवरी भी दिखाई है मार्च मंथ में। और पिछले महीना तो बेहतरीन वीक रहा है, और अगर आप उस वीक में ग्लोबली बाजारों में वापस एक रीगेन रिकवरी मोड आया। अब मार्च महीने के जो फ्राइडे तक क्लोज के डेटा पॉइंट्स थे, उसके बेसिस पर अब तक हमने इंडियन इंडाइसेस ने, निफ्टी ने लगभग 9.5% तक की रिकवरी कर ली। टॉप स्पॉट पे था, यानी इंडिया क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा था सारे ही ग्लोबली बाजारों को, टॉप स्पॉट पे था। सिर्फ ये जो अभी पीछे 1.5 हफ्ते की जो तेजी आई, कुल मिला के 6-7 सेशन से जिसमें तेजी आई, उसके चलते हमारी मार्केट कैप जो फरवरी में 4.39 लाख करोड़ गिर गई थी, वहां तक बढ़कर एक्सपैंड होकर फिर से 4.8 लाख करोड़ हुई, और पहले नंबर पर इंडिया है। उसके बाद आप देखेंगे तो वो जर्मनी हो, जापान हो, हांगकांग हो, चाइना हो, यहां तक कि ये सारे बाजारों में, एशियन मार्केट्स में तेजी थी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड यूएस में, जिसकी सबसे बड़ी मार्केट कैप है, वो भी गिरे थे। 3.5% की गिरावट आपको यूएस में देखिए। डेटा सारा हमने कंपाइल किया लास्ट फ्राइडे तक का। ऑफकोर्स आज जो तेजी आई है उससे तो मार्केट कैप और एक्सपैंड हुई है, लेकिन यस, जिस तरह की तेजी हमेशा भारत में, इंडिया में आउट परफॉर्मेंस हमेशा दिखती है, रिकवरी के मामले में भी इंडिया ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ग्लोबल बाजारों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में रिकवरी ज्यादा तेजी से गिरने में भी आगे, बढ़ने में भी आगे, बढ़ने तो आगे में रहना चाहिए। बंसल जी का तो लाइफ में यही प्रिंसिपल है, बोला फर्स्ट आना चाहिए, चाहे नीचे से आए चाहे ऊपर से, चाहे आगे से आए चाहे पीछे से। क्यों बंसल जी? फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट रहना ज्यादा जरूरी है, राइट? अनिल जी बिल्कुल फर्स्ट रहना वो जरूरी। अनिल जी वो तो बात होगी अनिल जी बचपन की, आपको उसी बिजनेस पर आपने बोल बोल के एक चीज अनिल जी मेरे को डाल दी है, मतलब कि दिमाग में, और कुणाल जी भी इसको समझ गए हैं। आपने कितनी बार बोला है कि जहां पर खड़े होते हो तुम वहीं से लाइन शुरू होती है। तो अब तो अनिल जी मैं अपने आप को फर्स्ट मानता हूँ, चाहे सुबह मॉर्निंग में ब्राउन्स मेडल ही क्यों ना मिले, बट मैं अपने आप को फर्स्ट ही मानता हूँ अनिल जी। बिल्कुल। ओके, तो पहले तो ये है पूरा का पूरा भारतीय बाजारों का प्रदर्शन। दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में हमारे लिए ये महीना काफ़ी बेहतर निकलता हुआ इस वक्त आपको दिखेगा। बहुत बढ़िया। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर, थोड़ी सी कमजोरी आने के बाद बाजार फिर से रिकवर करने की कोशिश करें। कमजोरी तो नहीं बोलेंगे, 50 पॉइंट घटना कोई कमजोरी तो नहीं है, वो भी आखिरी आधे घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो हर्ज नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाजार इसमें कोई डाउट ही नहीं कि मजबूती के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक भेल, जहाँ पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार कुणाल शाह साहब से चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल जी बताएं सर। जी अनिल जी, जिस हिसाब से भेल में हमने देखा है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की मूव स्टार्ट हो गई थी, 200-203 ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जैसे वो रेजिस्टेंस निकला, हमने एक शार्प रैली देखी है। आज स्टॉक ने अपने 100 डीएमए को टेस्ट किया है हाई लेवल्स पे। कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। अगर हम 217-218 के ऊपर कल सस्टेन करते हैं तो ये तेजी और भी बढ़ जाएगी, जो स्टॉक को 227 और 230 के लेवल तक लेके जा सकती है। सो इंटरेस्टिंग काउंटर है। आई थिंक कल के लिए वेट करिए, अगर कल इसके ऊपर सस्टेन करता है 217 के ऊपर, तो आई थिंक आप वापस एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, जो 227-230 के टारगेट रख सकते हो। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर राय इस वक्त। आज स्टॉक जो एक्शन में, शो की शुरुआत में हमने उस पर चर्चा भी की, नाम है HAL, हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 4% से ज्यादा की ओहो, अब 6%। आखिरी मिनटों में कुछ है तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं। ये तो भाई साहब अलग ही जा रहे हैं, एकदम डे हाई पर बंद होने की तैयारी में है। गजब, बहुत बढ़िया। आज इस शेयर में तेजी है, और तेजी की वजह है जेफरीज की वो रिपोर्ट जिसमें इन्होंने कुछ अच्छा और कुछ नया लिखा है। जान लीजिए क्या कुछ कहा है जेफरीज ने और उन्हें क्या पसंद आ रहा है HAL में। प्रियंका बताएंगी।
प्रियंका बताइए रिपोर्ट में क्या लिखा है। बिल्कुल अनिल जी, ये तेजी तो उल्टा और बढ़ेगी एचएल के हिसाब से, ये जाएगी 4725 तक। आज 6%, 21% का अपसाइड था उनकी इस रिपोर्ट में, तो यानी यहाँ से भी 15% की तेजी आपको दिखती है टारगेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें एक ट्रिगर ये था कि अब तक जो इनका एलसीए तेजो, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जो काफी जिसकी समय से वेट थी, वो डिलीवरी होने में इसकी लेट हो रही थी। लेकिन अब जो है, क्योंकि सप्लाई चेन दिखती थी, जी ने सप्लाई करना था वो इंजन, वहां पर डिलेड थे, लेकिन अब जो जेफरीज को लगता है वो कॉन्फिडेंट है कि जल्दी ये डिलीवरी भी तय समय पे होगी। और इनफैक्ट FY26 के फर्स्ट क्वार्टर से एयरक्राफ्ट की स्मूथ फंक्शनिंग होगी, किसी तरह के एग्जीक्यूशन में डिलीवरी कोई हैसल्स नहीं होंगे, और इसी के चलते वो बुलिश हैं HAL पर। और उन्होंने तो ये भी बात कही है कि साथ में जो डिफेंस कैपेक्स का, इंडिजिनेशन का, उसका जो बड़ा ट्रिगर है वो HAL को फायदा मिलेगा। 3 टाइम्स इसके प्रॉफिट उन्हें लगता है अगले 3 साल में। डेट पर लगातार, जो डेट रिडक्शन पर जो उनका लगातार फोकस है, वो सारे कुछ ट्रिगर्स हैं। 23% का ROE है, तो स्ट्रॉन्ग मजबूत फंडामेंटल, डिफेंस कैपेक्स, मेक इन इंडिया स्टोरी, और ये जो डिलेड चल रहा था एग्जीक्यूशन, ये अब टाइम पे हो जाएगी। तो सारी चीजें एक्चुअली एक परफेक्ट केस बनाती है यहाँ से अपसाइड का। ओके, तो ये है आपके लिए जेफरीज की तरफ से बड़े बड़े टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, और वो टारगेट बाजार को पसंद आते हुए दिख रहे हैं। आजकल तो ऐसा हाल है कि किसी के भी बड़े टारगेट आए नहीं कि स्टॉक तेज दौड़ लगाते हुए नजर आता है। HAL भी कुछ ऐसा ही करता हुआ दिख रहा है। कमाल, और इस कमाल में क्या लेवल ऊपर की तरफ रखे जाए। अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट तो लेके बनता है इसका, तो बहुत देर से कुछ काम नहीं करते हुए बंसल जी 3:20 हुए। बंसल जी, इससे पहले कि पूजा जी आपसे 3:27 में सवाल पूछे, जल्दी से HAL के चार्ट पे जवाब दे दीजिए। अनिल जी, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और इस स्टॉक पे अनिल जी, जब ये स्टॉक निकल रहा था 3500 के ऊपर, उस दिन भी खरीदारी की राय दी थी और बोला था डू नॉट मिस काइंड का ब्रेकआउट है, और एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। तो टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के अंदर है। जिनके पास है होल्ड करें। ऊपर में 4230 4230 रुपए के अराउंड एक हर्डल आती है, तो जिनके पास है इन लक्ष्य के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए HAL। और कुणाल जी भी कुछ अपनी राय देना चाहते थे। कुणाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे नेहा से? नहीं अनिल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था कि एक तो ये बंसल जी नेहा जी को याद कर रहे हैं, दूसरा अनिल जी जो मेरा एक सवाल था कि अभी आपने कहा कि बंसल जी कुछ देर से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे सुना अनिल जी कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये कहा कि कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ देर से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ युग कहा था। कुछ युगों से काम नहीं कर रहे हैं। आपने दिन सुना। तो वैसे तो बंसल जी अपनी मर्जी के मालिक है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। लेकिन बंसल जी बैठे रहते हैं तो भी एक अच्छी फीलिंग आती है। बंसल जी, आप कुछ कहना चाहते थे नेहा को? जी नहीं अनिल जी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई अनिल जी। मैं आराम से शांति से अनिल जी, आई एम वेटिंग फॉर 332 333 जब आप थैंक यू बाय बाय टाटा करेंगे अनिल जी। आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। 3:20 होने वाले हैं। आप ये समझो जैसे आपका 3:32 हो चुका है। एकदम फील फ्री एंड एंजॉय द शो। तब तक हम 3:20 की स्ट्रेटेजी कर लेते हैं, राइट? चलिए, वक्त है 3:20 की स्ट्रेटेजी का। बिल्कुल, तो मजबूती भी बनी हुई है। डाउ फ्यूचर्स में संकेत यहाँ से बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर है और हमारे बाजारों में भी मजबूती बनी हुई है। सर 300 अंकों की के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर निफ्टी बंद होने के संकेत मिल रहे हैं, तो क्या सलाह होगी इस दरों पर अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी? क्लोजिंग तो बढ़िया है, लेकिन देखिए अब आप ऊपर का टारगेट 23,800 के आसपास का है, जो बड़ा टारगेट है उससे बेहद करीब है। तो और डाउ फ्यूचर्स आपको 300 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, तो उम्मीद तो ये कि अमेरिका में अच्छा सेशन होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जाएं तो 23,500 का पुट जरूर खरीद लीजिए, या 23,600 का, जो आपका मन करे, पुट जरूर लेके जाइए। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि अगर समझो गलती से किसी वजह से ट्रम्प साहब का कोई स्टेटमेंट आ गया, 300 वाला 300 नीचे हो गया, तो फिर कल सुबह सुबह आपका मूड खराब ना हो। इसलिए जहाँ तक सवाल FIs की बाइंग का, फिगर तेजी का दिखेगा आज भी आपको, क्योंकि जिस तरह की स्क्रीन है उसको देखकर आप मान सकते हैं कि खरीदारी तो होगी, राइट? तो ये 2 चीजें हैं। फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, इतने गैप से ऊपर आप जाकर बना, कल 23,500 के आसपास मिलेगा, तब की तब देखी जाएगी। क्लियर है? 23,500 का या 23,600 का, जो आपको ठीक लगे वो पुट खरीदिए। 51,750 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। 52,000 के ऊपर अब निकलने पर फ्रेश खरीदारी होगी, नहीं तो नीचे हम आराम से इंतजार करेंगे। लॉन्ग पोजीशन है तो 51,500 का पुट खरीद कर जाएं। फ्रेश तेजी की पोजीशन कल सुबह बनाएंगे। जो पोजीशन है उसे आप
एक पुट के द्वारा हेज करके लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए आखिरी घंटे की, आखिरी 10 मिनटों की और कल की। इस बीच जय ठक्कर तैयार है अपनी स्ट्रेटजी के साथ, बिल्कुल उनके लिए कैश का ऑप्शन। माफ कीजिए, जय का जैकपॉट आपके लिए तैयार। जय बताइए। यानी जी एज अ डिस्क्लेमर फर्स्ट ऑफ ऑल कहूंगा कि ये फ्राइडे को हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ था एज अ कैश इक्विटी कैश सेगमेंट कॉल, मैं फ्यूचर्स में दे रहा हूँ। श्री सीमेंट फ्यूचर्स पर खरीदारी की सलाह है। 29385-86 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। 29385-386 के रेंज में श्री सीमेंट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मेरी खरीदारी की सलाह है। मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस निकाला है जी, लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला है। मेजर हर्डल अब मुझे इस स्टॉक में ऑन दी अपसाइड 30,500 तक कोई नजर नहीं आ रहा, तो 30,500 मेरा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट कर सकते हैं 30,800 का। सो 30,500 एंड 30,800 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे श्री सीमेंट फ्यूचर्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दैट वुड बी 28,000, 28,760 का, 760 का। तो ये है श्री सीमेंट पर सलाह आपके लिए। इस वक्त 29,500 के पास कारोबार कर रहा है, तो ये है आज का जय का जैकपॉट 30,500। ये हैं टारगेट्स श्री सीमेंट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 28,760 का श्री सीमेंट पर। ये है राय। लेकिन आज की जो तेजी नजर आ रही है बाजार में, उसमें एक और अहम फैक्टर है रुपए का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रुपए में लगातार मजबूती बनी हुई है। कितना मजबूत हुआ है रुपया, क्या वजह है, और इस पर आगे के क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स लेकर नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा बताइए। पूजा, सबसे अच्छी बात तो ये है इस साल की ऊंचाई आज रुपए ने छुई है डॉलर के सामने। 85.50 हमने आज ऐसे छूते हुए देखा। ऑलमोस्ट 48 पैसे की स्ट्रेंथ इसकी प्रीवियस क्लोजिंग से देखने को मिली है। 10 फरवरी को 88 के करीब का ऑल टाइम लो हुआ था, तो आप कह सकते हैं रिकॉर्ड लो से ऑलमोस्ट 2.5-3% की रिकवरी आई है। और अब तक एशियन करेंसीज के सामने अगर देखा जाए तो इस महीने जो रुपए का प्रदर्शन है वर्सेस यूएसडी सबसे बेहतरीन रहा है। आउट परफॉर्म किया है एशियन करेंसीज में रुपए ने। मार्च में ऑलमोस्ट 0.2% की मजबूती आई है, 2% के आसपास। और अगर ये स्ट्रेंथ बरकरार रहती है, क्योंकि ये हफ्ता 28-29 तारीख को खत्म होगा, तो 4 साल का सबसे मजबूत मासिक प्रदर्शन रुपए में हो सकता है। कारण क्या है? देखिए, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड डील, अमेरिकी बॉन्ड डील, इसमें जिस तरह की सुस्ती दिखी। कच्चा तेल अमूमन स्थिर ही रहा है। साल भर के लिहाज से देखें या वाईटीडी भी रिटर्न्स देखें तो नेगेटिव ही हैं। ये सारे फैक्टर्स तो हम नॉर्मली देखते हैं रुपए के लिए पॉजिटिव होते हैं। प्लस भारतीय स्टॉक मार्केट में जिस तरह की स्ट्रेंथ है, ब्रोकरेजेस का, बैंकों का भरोसा जो इस पूरे महीने हमने देखा है भारतीय इकोनॉमी पर बढ़कर आया है। मूडीज की तरफ से हमने देखा कि उन्होंने भारत की इकोनॉमी पर भरोसा जताया है। ग्रोथ बेहतर होने के सिग्नल्स यहां पर देखने को मिले हैं। प्लस एफआईआईज की वापसी के जिस तरह के संकेत हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि कैश बाइज की तरफ से या इनकी टोटालिटी में जिस तरह की खरीदारी निकल कर आ रही है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो रुपए को ये बल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यहां से मजबूती जारी रहेगी? तो कुछ इंटरनेशनल और कुछ घरेलू ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखती हूँ। गोल्डमैन सैक्स, उन्हें लगता है कि रुपए में अब जो गिरावट है उसकी संभावना कम है। उन्होंने टारगेट अगले 3 से 6 महीने के लिहाज से 86.5 से 88 की रेंज दी है। मतलब जो हमने रीसेंट रिकॉर्ड लोज बनते हुए देखे थे उसके पार रुपया कमजोर नहीं होगा, ऐसा गोल्डमैन सैक्स मान के चलते। मॉर्गन स्टैनली, उन्हें लगता है कि 2 अप्रैल की जो ट्रेड पॉलिसी का ऐलान है वो महत्वपूर्ण होगा। उसके आसपास हम थोड़ी सी आप कह सकते हैं वोलेटिलिटी देखेंगे, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। लेकिन वो भी मानते हैं कि अब 89 के ऊपर कमजोर होने के रुपए की चांसेस बहुत ही धूमिल हैं। घरेलू ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो मार्च खत्म होते होते तक 85.40, 85.55 के आसपास रुपए को स्ट्रेंथन होता हुआ देख रहे हैं। बहुत यहां से अब आप रुपए को स्ट्रेंथन होता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कमजोरी यहां पर जो बेतहाशा कमजोरी हम देख रहे थे पिछले 1 साल में हमने बनते हुए देखी थी, महीने दर महीने तेजी से नए नए रिकॉर्ड लो बन रहे थे, अब उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। बिल्कुल, और रुपए की मजबूती से बाजार का मूड माहौल भी काफ़ी सुधरता हुआ दिख रहा है। और हमने बार बार लगातार ये कहा भी कि करेंसी मार्केट की हमारे यहाँ जब रुपया मजबूत होना शुरू होगा, डॉलर इंडेक्स जब कमज़ोर होगा, तब आपको एफआई लौटते हुए भी नजर आएंगे और साथ ही साथ आपको बाजार की रिकवरी भी आती दिखेगी। एग्जैक्टली उसी तरह से होता हुआ दिखा भी है। नया देखिए, लगातार रुपया मजबूत है। अब तो मतलब 2.5% नीचे से रिकवर हो गया। 88 के करीब था, 10 फरवरी को लोच हुआ था और उसके बाद से रिकवर।
बिल्कुल, तो बार बार लगातार आपको हमने बताया भी है कि ये किस तरह से रिकवरी आई। बिल्कुल, इसके पहले हमने आपको बताया था बाबा कि रुपया जब मजबूत होगा तब बाजार में तेजी लौटेगी। आइए आपको दिखा देते। अगर डॉलर कमजोर होना शुरू होता है और रुपया मजबूत होना शुरू होता है, जब से वहां से बाजार बॉटम बनाएगा, वहां एफआईज रोकना बेचना शुरू करेंगे। अगर एफआईज को ये कॉन्फिडेंस आता है कि करेंसी हमारी और ज्यादा कमजोर नहीं होगी और डॉलर वीक होना शुरू होगा, तो इक्विटी मार्केट के लिए ग्लोबली भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो एक सिंगल फैक्टर अगर आपको देखना है तो आप इस चीज पे फोकस करिए। डॉलर रुपये की इक्वेशन जब आपको बदलती हुई दिखे तब आप समझिए कि बाजार घूमना शुरू करेगा। जब तक डॉलर इंडेक्स कमजोर ना हो या टॉप बनाकर नीचे ना आने आए और जब तक रुपया अपने दम पर स्टेबल ना हो, रिकवरी ना दिखाए, तब तक एफआईएस की बिकवाली रुकना मुश्किल है। यही आपको इंडिकेशन देगा कि एफआईएस बेचना रोकेंगे या नहीं। हमने कहा था कि डॉलर इंडेक्स जिस दिन टॉप आउट होगा और जिस दिन रुपया आपका गिरना बंद करेगा, वहां से बाजार रिकवरी के संकेत देगा। और आप देखिए दोनों में एक थोड़ा थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वहां से चीजें बदलती हुई दिखी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये मजबूती दोनों तरफ देख रहे हैं, कमजोरी और मजबूती, वैसे वैसे बाजार में थोड़ा मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये रिकमेंडेशन आपको तब दी गई थी जिस दिन रुपया रिकॉर्ड लो पर कारोबार कर रहा था। तब हमने आपको बताया था कि यहाँ से जब भी रिकवरी आएगी, जब भी रुपया मजबूत होगा, तब धीरे धीरे बाजार में तेजी लौटेगी। तो इस वक्त देखिए 86 के नीचे कारोबार कर रहा है रुपया। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी है 325 अंक ऊपर, काफी बढ़िया क्लोजिंग आज देखने को मिल रही है। ट्रिपल सेंचुरी के साथ आज निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है और बैंक निफ्टी 1170 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं है। मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब 680 अंकों की तेजी वहां पर भी है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 180 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल था आज। ग्लोबल संकेत भी काफी पॉजिटिव और उसके चलते आज हम ये क्लोजिंग देख रहे हैं। आज के टॉप गेनर था कोटक महिंद्रा बैंक, अपने ऑल टाइम हाई के पास आज ये कारोबार कर रहा था। करीब 5% की मजबूती थी यहाँ पर। सरकारी बैंकों में भी आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। एसबीआई बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर काफी अच्छी तेजी थी। आईसीआईसीआई बैंक आज चला करीब 1.25% और दिन के ऊपरी स्तर के पास आज आईसीआईसीआई बैंक भी क्लोज हो रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, ये थे आज के टॉप गेनर्स। ओके, प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुकी है और फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आने की तैयारी में। तब तक आज शाम के बाजार के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। टीबी के खिलाफ अच्छी लड़ाई के बावजूद दुनिया का हर चौथा टीबी मरीज भारत में है। खासकर मुंबई और वेस्टर्न घाट के इलाके में टीबी ज़्यादा पाया जाता है और आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में हर नगर पालिका वार्ड में हर महीने 200 से 250 नए टीबी मामले आते हैं। आखिर कब मुंबई और पूरे देश को टीबी से मुक्ति मिलेगी, आज इसी पर होगी हमारी विशेष चर्चा, क्योंकि आज है वर्ल्ड टीबी डे। शाम 6 बजे जरूर देखिएगा हमारा विशेष शो टीबी की टेंशन बढ़ाओ अटेंशन। टीबी की टेंशन बढ़ाओ अटेंशन। हमारे साथ होंगे रविंद्र कुमार दीवान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस से, और डॉक्टर हेमंतप्रीत ठक्कर, बीच कैंडी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ भी जुड़ेंगे हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में। और आज की पीढ़ी निवेश के मामले में काफी स्मार्ट है। यंग निवेशक स्टॉक म्यूचुअल फंड में निवेश की काफी समझ रखती है और टेक्नोलॉजी की मदद से खुद से निवेश पसंद करते हैं। आज बताएंगे कि कैसे जेंजी कैसे बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ। मनी गुरु में शाम 6:26 पर देखिए नई जनरेशन का वेल्थ क्रिएशन। शो में हमारे साथ होंगे नूटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन नूटा जी और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके साथ आज हमारे जो प्राइम कवरेज होगी उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर के ओपन स्टोर रूम में मिले कैश मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन कर दिया। वहीं जस्टिस वर्मा को मामले की जांच पूरी होने तक सभी तरह के न्याय कार्यों से अलग कर दिया है। ऐसे में जानेंगे कि क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार की जड़ें पनप रही हैं और जुडिशरी में अब किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है। इस खबर पर आज रात 8 बजे अपने प्राइम टाइम शो इंडिया 360 में करेंगे जानकारों संग चर्चा, तो जरूर देखिएगा न्याय की कुर्सी कटघरे में। ओके, फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 23,658 307 पॉइंट अंकों के फायदे के साथ निफ्टी पर हमने की समाप्ति। 1078 पॉइंट सेंसेक्स बंद होता दिख रहा है और 11
ये है बैंक निफ्टी का बढ़ने का आंकड़ा। 1111 51,700 पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी। और मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया तेजी। मिड कैप इंडेक्स करीबन 1.25% ऊपर, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% की रही तेजी। ये है आज की फाइनल क्लोजिंग आपके सामने इस वक्त आती हुई। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद देने का वक्त और विदा लेने का भी, साथ ही कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही जय ठक्कर साहब से, और सिद्धार्थ जी, कुणाल शाह साहब और आशीष सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात मंगलवार के दिन। और बता दूं आपको, जाने से पहले डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर है। एंजॉय योर इवनिंग विद दीज टू फ्यूचर, हैव फन। कल सुबह आपसे होगी मुलाकात। मुझे पूजा को इजाजत दीजिए, मृत्युंजय तैयार है।